बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर हमने दावत दी है औरिया मकबूल जान साहब को पॉलिसी इश्यूज़ पे डिबेट करने के लिए। और आज हम फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हुक्मरान जहनीत है, माइंडसेट, वो क्या माइंडसेट है। इसमें क्या कोई जो जदीद तकाज़े हैं, नया दौर है, वो सोच जिसके ऊपर दूसरे मुआशरे चल रहे हैं, जिस पे चलते हुए भारत चांद पे पहुंच गया, जिस पे चलते हुए यूरोप, अमेरिका, कनाडा ने ना मालूम क्या क्या तरक्की कर ली है। हम आज भी रिकॉर्ड तो बना रहे हैं, लेकिन किसी और चीज़ में। तो मैं और ये साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। तो जनाब, आज हम थोड़ा सा उस माइंडसेट पे बात कर रहे हैं कि हम किस हम हमारे ऊपर क्या सोच मुसल्लत है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में पहला, आपने एक शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप सुना होगा, एक टीवी पे वो बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान है वो मफाद परस्त टोले की वजह से है, कार्टेल्स का। उन्होंने कहा, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है, उसमें बात तो बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी है। आप चूंकि इतना अरसा ब्यूरोक्रेसी में रहे, आप भी देख रहे हैं कि बिजली का हमारा बहरान किस तरह शदीद हुआ है। आप बताइएगा कि इस शहबाज शरीफ के इस बयान को हम्म। सुन के या देख के आपके जहन में क्या थॉट प्रोसेस चला है। जी इम्तियाजपुर साहब, ये एक दफा सेक्रेटरीज कमेटी मीटिंग में ज़ाहिर बात है, इनको एक आदत तो है कि गुफ्तगू करने के लिए सुनते हैं, लेकिन करते सब अपनी हैं। तो मुझे कहने लगा हालात क्यों नहीं बदलते, 24 घंटे इसमें से 18 घंटे मेहनत करता हूँ फलां। मैंने कहा एक हमारे टीचर होते थे आर्थर लिविंगस्टोन, उनकी बड़ी मशहूर किताब है सोशल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज, हमें यहाँ लाहौर में ही पढ़ाते थे, यहीं रह गए थे वो बेचारे। वो कहते हैं पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान में रिफॉर्मर बहुत ज्यादा है। और कहते हैं रिफॉर्मर की खराबी ये होती है कि उसके एक हाथ जेब में प्रॉब्लम्स की लिस्ट होती है और दूसरी जेब में सॉल्यूशंस की लिस्ट होती है। अपनी मर्जी के वो समझता है ये प्रॉब्लम है इस मुल्क के, अपनी मर्जी के वो सॉल्यूशंस लेके आता है। पाकिस्तान में ये कार्टलाइजेशन जो हुई है, ये बेसिकली हुई तो हुई है उसके हिसाब से जो लोग कहते हैं कोई तो ठीक है, बोलते वो सच हैं, लेकिन अपने आप को गायब कर देते हैं कि हमने क्या किया, हमारा कसूर इसमें क्या है। पाकिस्तान में एक तवील अरसे से बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ, खा वो फौजी हुकूमत हो, खा वो अपना हो ये हुकूमत हो, अपना सियासी हुकूमत हो, सारों ने इन्फ्लुएंस होके अपने अपने मफादात के हिसाब से किया। गुलाम इसाक खान साहब कहा करते थे कि मैं 2 फाइलें लेके अयूब खान के पास गया, मैंने कहा कि आप कालाबाग डैम ये है और ये तरबेला डैम है, आप कालाबाग डैम की ये चीजें तैयार हैं, आप इसको कर लें। लेकिन उन्होंने कालाबाग डैम की जगह ऑप्शन दी तरबेला को। तो मैंने वही कहा था कि अब आप सारी जिंदगी कालाबाग नहीं बना सकेंगे, क्योंकि अब आपने एक और उसकी प्रोडिक्शन कितनी सही साबित हुई। असल मसला ये है कि ये जो उन्होंने कहा है ना कि जी हम एनर्जी इसको हाइडल को छोड़ के उस पर चलती है, उसमें इंटरेस्ट था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का इंटरेस्ट होता है, एक्सपोर्टर्स का इंटरेस्ट होता है, उसके साथ साथ किकबैक्स की पूरी सूरत हाल होती है। मैं आपको अर्ज करूं कि मैं उसमें था, जर्मन हॉस्पिटल था, उसका एसआरओ लेने गया। ए आर सदीकी साहब होते थे एफबीआर के चेयरमैन। तो उन्होंने कहा भाई हमको ना ये इम्पोर्ट के लिए जो फ्री दे दो, कोई चेक ना करे टैक्स, क्योंकि हम खैरात के पैसे पाकिस्तान को टैक्स क्यों दे। साथ उन्होंने हबको का एक वो लगा दिया असर। तो मैंने यार सिद्दीकी साहब से कहा कि ये दे दो, उन्होंने कहा क्यों भाई, उनको देने दो टैक्स, हम उनको चेक करेंगे, चलो टैक्स फ्री कर देते हैं। मैंने कहा जी एक ब्लैंकेट उनको दे दें परमिशन। तो साथ मैंने हबको, कहता है हबको का दायित्व कौन है, शेयर होल्डर, उसकी बीवी प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हें पता है। तो बस दिस इज द आपको दिस इज द पावर प्लांट है ना, जो कि कराची के करीब जी बलूचिस्तान के। पावर प्लांट जो था, ये पहला पावर प्लांट था जो पाकिस्तान में लगा था। जी। आपको याद होगा कि उसके बाद आईपीपी जब शुरू हुए हैं, वो कोयटा में हमारे हबीबुल्ला माइंस वाले होते थे, उन्होंने कोयला वेला छोड़ के अपना वो बना दिया। पाकिस्तान में बेनजीर की दौर में लोग कहते थे कि अब हम इंडिया को बिजली दिया करेंगे। यानी आप ऐसा ही है कि जैसे आपको घर की जरूरत है एक 4 सीटर कार की, और आप बस ला के घर में बांध दें, तो सही बात यही होगा। लेकिन सर असल जुल्म ये हुआ है कि 2013 में हमारी प्रोडक्शन थी 23,000 मेगावाट, हमारी मैक्सिमम जरूरत थी 25,000 मेगावाट। ठीक है जी, इस 23,000 में से 25,000 मिला मिलू के खींच खांच के हम कुछ ना कुछ कर लेते थे अगर थे आईपीपी का। 13 से लेके 18 तक हमने 35,000 मेगावाट जो है वो हमने उसके प्लांट्स लगाए।
और ये हमें कार्टेल में कोई मतलब, यार कार्टेल दुनिया पूरी में होते हैं, कौन है जाने होते हैं, लेकिन कार्टेल ये नहीं करते कि तुम्हारे घर के अंदर मर्सिडीज बांध के चले जाएं और साथ कहें कि ये मर्सिडीज है, इसका किराया हम लेंगे, बेशक इस पर सवारी करो या ना करो। आपने ये किया कि उनके साथ जो कैपेसिटी पेमेंट का एग्रीमेंट किया, और उसके अब तो 39,000 हो गई सर। यानी खींच तान के सारा मुल्क जो है एसी चलाना शुरू हो जाए, पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बावजूद भी हम 30,000 मेगावाट से ऊपर नहीं, नहीं जाते। टोटल कुछ और सत्ताईस, आपने मुश्किल से कुछ 27,000 मेगावाट होगा, जबकि हमने जो पैदावारी इस्तेदाद है वो 44,000 मेगावाट है इस वक्त। चवालीस जी हाँ हजार जी। इन जी लोगों ने 44। कितना जुल्म किया है पाकिस्तान के ऊपर। अब दुनिया में कोई मुल्क इस तरह का बदकिस्मत नहीं है पाकिस्तान, कि जिसके अंदर एक आदमी के जो यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो अगर अदा कर दे तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं कहता, उसको बच्चों की फीसों के लिए कुछ नहीं रहता। ये छोटे छोटे सर मुल्क हैं, आप देखें यूटिलिटी बिल्स है ना 1% से ऊपर नहीं जाते लोगों के। किसी भी मुल्क में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, ईरान में चले जाएं, अफगानिस्तान में चले जाएं, कहीं इवन कहीं आप सोचें कि मैं ईरान में होता था, हालांकि वहां पर सीमाबंदी थी, सब कुछ था, हर चीज थी, उन्हें राशनिंग करते थे पेट्रोल की, लेकिन एक $10 से ऊपर पूरे का पूरा महीने की पूरी पूरी यूटिलिटी। लेकिन कमाल इन्होंने कर दिया आज वहाँ पे इनके तो इनको। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि आमतौर पे बहुत भी महंगे भी मुल्क हों तो वहाँ पे भी आपकी बिजली का या यूटिलिटीज का बिल जो है 4-5% से ऊपर नहीं जाता, बहुत भी नहीं ज्यादा जाता। इस्तेमाल कर ले। यहाँ तो लोग इन्होंने जो औसत आमदनी है लोगों की 80-90%, 85% जो लोग हैं उस आमदनी से भी ज्यादा बिजली के बिल आने शुरू हो कम गए से हैं। ज्यादा बिल होगा। ये अच्छा, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है, उसकी वजह एक और सर, उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो उसके अंदर है। जी अगर आपका 16,000 का बिल है तो उसके अंदर 13,000 आपके टैक्स है। जी मैं जी एक और, अब एक और खौफनाक बात हुई है कि आप जाएं अपना बिल टाइप करें उसके ऊपर, और उस पर आप जाके अगर आप फाइलर हैं तो आप अपना वो कर दें तो आपका कम हो जाएगा। अगर आप नॉन, भाई अल्लाह के बंदो, बिजली के बिल में कभी फाइलर नॉन फाइलर की सूरत हाल होती थी, और बेशुमार लोगों को नहीं पता वो कैसे जाएंगे, वो फाइलर है बेचारे, इनकम वो टैक्स दे आपका, रहे हैं। मुझे पता चला, मैंने भी कोशिश की है, लेकिन वो मेरा ख्याल है सिर्फ लेस्को में है, लाहौर में है, जी इस्लामाबाद लस्को लस्को पे, मैं जो कि लाहौर में इसलिए। ये तो इस किस्म की कोई सहूलत यहाँ नहीं है। जी अच्छा मैंने कोशिश की है लस्को की, जी हाँ जी हाँ इसी जी हुआ। इसी हाँ। इसी से आपको लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था इम्तियाज गुल साहब, कभी दुनिया में कैसा हुआ है? ये जी एक दुनिया में अजूबा। कहीं नॉन फाइलर और फाइलर की डिवीजन है? हमारा मुल्क बस कोई अजूबा सही है जहां आपने देखा ना कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए तो एयरपोर्ट पे अलग काउंटर्स बने हुए थे जी कि हाँ जो जी हाँ। है वो यहाँ पे आ जाएं। यानी कितनी बिल्कुल ठीक। मसखेज ये बात है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा था कि इस मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस हवाले से कहा कि अ, पाकिस्तान में एक इस्लाहात नहीं हो रही हैं, और उन्होंने उनका ये कहना है कि 30 वर्षों में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने महंगे डीजल से ऐसे रेट्स पे ये पावर प्लांट्स चलाए हैं जो कि लोग, कंपनियां और हुकूमतें यूरोप में भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप ये बताइए, अभी आप हम भी कुछ इस्लाहात की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में इस्लाहात की बात तो बहुत होती है, तो वो जरा बताएं कि ये जो बार बार बात होती है इस्लाहात की, इसकी वैल्यू क्या है? मतलब ये क्या सिर्फ लिप सर्विस, जबानी जमा खर्च होता है ये? सर आप भी यकीन जाते होंगे, एनडीयू में जाते होंगे, आप जाते होंगे स्टाफ कॉलेज में जाते होंगे, आपको पता है हर साल दो एक एक्सरसाइज बार बार करवाई जाती है कि अगर हम इस मुल्क को ठीक करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। और उस एक्सरसाइज में बड़े बड़े बुजुर्ग चमोर जाते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जाते हैं, और इंटेलेक्चुअल उनके बड़े, उनको बड़ी स्टाइल से, और जाहिर बात आप देखा होगा कैसे एंट्री आपकी होती है, ये वो सारा कुछ, तालियां खड़े हुए, उसके अंदर वो दूसरे भी पेश करते हैं, और हमेशा एक ना एक चीज जो है समरी बन के जाती है आर्मी चीफ के पास भी, और फिर उसके बाद बाकी कि जी इस तरह पाकिस्तान को तबाह हो गया, अगर हम इस तरह पाकिस्तान को ठीक कर लें तो ठीक हो जाएगा। हमेशा हुआ है, जियाउल हक के जमाने में भी हुआ, या खान के जमाने में। पाकिस्तान की तकलीफ से बात ये हुई है गमताज गुल साहब कि 16 दिसंबर को यहाँ पर हुआ था डिबेकल, ईस्ट पाकिस्तान 1971 में हमसे जुदा हो गया था। 17 दिसंबर को या खान ने मीटिंग बुलाई तमाम मिनिस्टर्स की और तमाम सेक्रेटरीज की, और शाम को कहा कि ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज कर रहा हूँ इस मुल्क में, हमारी माशी हालत बहुत खराब हो चुकी है, हम इस मुल्क को ठीक कर देंगे। और 17 दिसंबर को अबाउट टू अनाउंस एफबीएलई, बड़ा सारा क्राइसिस आ गया था।
ये क्राइसिस के अंदर ये समझते हैं हम कुछ कर लेंगे। ये अब हमारे लोगों को टास्क दे दिया गया है, पूरी ब्यूरोक्रेसी को, और उसके साथ बाकी लोग भी हैं, और जो जो इंटेलेक्चुअल, मतलब ये दोस्त मेरे मेरे सारे जूनियर में, शायद ऐसे तारड़ जो है ये मेरा जूनियर होता था, इसी एंटरटेनिंग होता था इसको, जो जो NHA और ये उसको है, उमर सैफ साहब हमारे साथ जहां पर होते थे, ये उन्होंने चुन चुन के लोगों को वहां पर ला के खड़ा किया। मुर्तजा सलोंगी साहब ने कल कहा कि हमें रिफॉर्म एजेंडा लेके, हु आर यू टू गिव द रिफॉर्म एजेंडा यार। अब वो 3 एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, मुझे तीनों एरिया से खौफ अच्छा आ रहा है लेकिन, कि आइंदा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये तो एक्चुअली इनका एजेंडा तो सिर्फ इलेक्शन करवाना है ना, तो रिफॉर्म एजेंडा तो किसी और, कोई और कह रहा है ये। जी जी जी। इस मुल्क में हर कोई जो मर्जी चाहे जो तख्त पे आ जाता है वो कहता है मुझे मिल गई बादशाह। सर पहले उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है वो उसको एक्सपेडाइट करेंगे, और उससे इतना पैसा आ जाएगा कि पाकिस्तान में हर घर में खुशहाली आ जाएगी, पाकिस्तान में हर कोई अरब शेख हो जाएगा। इनको अंदाजा नहीं है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कितना मुश्किल काम है। सर आप चले जाएं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में कोयटा में, 1941 ऑनवर्ड तमाम रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। ये सेंदक की जो रिपोर्ट है ना जी, ये 1962 की रिपोर्ट थी सेंदक की, अच्छा, उस जिसको वक्त उन्होंने ये हो चुका था। सारी ओल्ड है, और उन्होंने नीचे लिखा हुआ था कि इट इज नॉट फाइनेंशियली फीजिबल प्रोजेक्ट, इसकी जो इसका एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसके ऊपर आप, और वाकई वही निकली बात, उनके ऊपर बड़े ऑनेस्ट लोग थे जिन्होंने काम किया हुआ है वहां पर। उसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट है ये भी उसी जमाने, ऑयल की भी। सर वो लोग जो थे 4-4 महीने जाके गैल्वेनोमीटर साथ लेके वो फील्ड में रहते थे। ये 20s में एक्सप्लोरेशन शुरू हुई थी ऑयल की गल्फ के एरिया के अंदर। आपको पता है 40 साल लग गए थे उसको निकलने। ये समझते हैं शायद 40 साल के लिए में इकतदार मिल गया है, और इनको पता नहीं किसने कह दिया है कि रेकोडिक से अचानक नोट छन 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 निकलने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद हमारी हालत बदल जाएगी, हम सारे कर्जे उतार देंगे। ये है इनकी एक तो ये सर, ये बड़ा खौफनाक सोचता है, इनको किसी ने बहुत मिसलीड किया। रेकोडेक्स वालों से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं उसको चागे में था, वो वहां होते थे, फिर बाद में भी है। वो कहते हैं अगर हम कोशिश भी कर लें वहां स्मेल्टर लगाने की, और क्योंकि और तो नहीं होती, वो तो मिट्टी होती, तो तब भी हम कहीं 2026 के मिड में कहीं जाके पहली दफा उसको स्मेल्टर के अंदर डालेंगे, और फिर उसके बाद आगे जाना और पता नहीं क्या। या ये तो नहीं होता कि हम तुम्हारे पास आ गए हैं, हम तुम्हें एडवांस दे रहे हैं, तुम्हारा खेत हमने खरीद लिया है इसलिए तुम एडवांस ले लो, जैसे मैंने रिश्तेदार इब्तिदा करते हैं। कर लेने दे उनको खुशी से, हो सकता है इसी बहाने पाकिस्तान का फायदा हो जाए। जी जी। दूसरी चीज वो कहते हैं जी IT में हमने बहुत आगे जाना है, जैसे इंडिया हमारा आगे चला गया और सिलिकॉन वैली बन गई और ये हो गया। पहली बात तो ये है कि इनको अंदाजा नहीं कि 8,60,000 लोग जो है ये इस साल पाकिस्तान को छोड़ के गए हैं, और ये रैपिड सूरत हाल से, और उनमें अक्सरियत IT एक्सपर्ट्स की है, क्योंकि उनकी मांग ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, गल्फ में भी है, सभी जगह। वो कहते ये हैं कि हमारे नौजवान बच्चे, उनको आप पकड़ते हो कभी किसी जुर्म में, कभी किसी जुर्म में, कभी किसी जुर्म में, और हम उनको घर बेच के, गाड़ी बेच के हम उनको पुलिस वालों से रिहा करवाते हैं। हम क्यों रहे यहाँ पर? हमारी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? इतनी बड़ी सिस्टम्स पाकिस्तान है, आप जाके उनसे पूछें, इस वक्त उनको पैसे वो नहीं मिल रहे, रोते फिर रहे हैं कि हमें। नेट सॉल से मैं उससे बात कर रहा था, वो कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिले, ऑर्डर मिल भी जाए तो हमारे बंदे छोड़ के चले गए हैं हमारे पास उनको 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 पूरा करने के लिए। ये उमर साहब को लगाया, दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ है। शबाज शरीफ की सारी सपोर्ट के बावजूद अरफा करीम टावर से जो इनकलाब लेके आ गए 10 साल के अंदर, वो अगर 10 साल में वो है, अगर इस पेस में इनकलाब आना है तो 100 साल के बाद पाकिस्तान को शायद बन जाए। तीसरा सर खौफनाक चीज है, वो है कॉर्पोरेट फार्मिंग। आपको पता है, मैं इंडिया, मैंने कल बात की इस पे, तो इंडिया के लोगों ने मुझे गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा हमारे शुरू हुई थी, हमने 6 महीने का धरना स्टेज किया था पंजाब। जी, वो किसानों ने जो वहाँ 6-7 महीने वो धरना। हमने कहा ये ना करो, ये तुम बेच रहे हो इस मुल्क को। सर पाकिस्तान में आप सोचें कि इसको उन्होंने ईगो का मसला बना लिया हुआ है। अफ्रीका जो है वो एक जमाने के अंदर अपना खुद कफील था अपना खुराक पैदा करने के लिए। इन्होंने कहा नहीं, लेट्स हैव कैश क्रॉप्स, तुम सोयाबीन उगाओ। अब वो जहाज खड़े होते थे सोयाबीन के, ये उठाते थे जहाज में डालते थे, वो ले जाते थे। अब उस बेचारे ने तो मक्की खानी है, उस बेचारे ने तो गंदम खानी है। अच्छा तुम्हें गंदम चाहिए, ये जो बोरी तुमने डॉलरों की ली है ना हमसे, ये वापस करो तो हमें गंदम देंगे। ये दूसरी बोरी जो भरी हुई है डॉलरों की, वो दे दो, हम तुम्हें चावल दे देंगे।
इस तरह अब हमारे साथ क्या होगा, ये कैश क्रॉप उगेगी, पता कोई वहां ये नहीं कहेगा कि यहाँ गंदम उगाया जो होगा, ये हमने इतना बड़ा फॉर्म इसलिए लिया है कि गंदम उगाए, इसलिए लिया है कि हमने वो ना, वो होगा ये कि वहां पर कैश क्रॉप उगेंगी, या फिर गल्फ वालों के लिए हम बासमती चावल उगाएंगे, वो बासमती खुशबू सूंघेंगे, हम पैसे जो मिलेंगे वो यूक्रेन को देंगे, भाईजान हमें सस्ती गंदम दे। यूक्रेन में भी तो अमेरिकन अब कंपनीज तो हाँ, जो भी जो वहां जहां पे से भी मिले अमेरिकन सर, कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ना, तो जी। यूक्रेन से हम 40% गंदम मंगाया करते थे, अब तो यूक्रेन में भी हाल बुरा हो गया है, लेकिन कहीं से भी जहां से भी गंदम मिलेगी हम लेंगे। यानी लेकिन अफगानिस्तान में मैं बचपन से लेके अब तक यही सुनता आया था, मैं कोयटा में था, मैं चागी में था, पेशेंट था, हम गंदम जो थी उसके लिए उसको कंट्रोल करते थे कि अफगानिस्तान ना चली जाए। मुझे लोग कहते हैं कि सर छोटे जो है वो तोड़े बनाया करें, क्योंकि बड़े तोड़े की स्मगलिंग होती है, ठीक है, और बड़े तोड़े ना बंद बैन कर दे। अब हालत ये है कि पाकिस्तान में गंदम महंगी है और अफगानिस्तान में सस्ती है। मतलब ये आप यहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहते हैं। होना ये चाहिए था कि जमीनों की इस्लाहात करते, आम आदमी तक उसको लेके जाते, छोटे से छोटा यूनिट करते, जैसे दुनिया पूरी के अंदर होता है, और उसके बाद उसको आगे लेके जाते हैं, उसको बाद में ज्वाइंट भी कर लेते हैं, लोग कर लेते हैं यार, ज्वाइंट कर लेते हैं अपने मफाद के लिए, लेकिन जो चीज आप अपने अपनी फूड जो है बास्केट वो तो पूरी करो पहले। जी बिल्कुल, उसमें देखें हम हमें तो ये भी कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि जी ये तो बेकार ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे खेती हाँ। पड़ी होगी, पाकिस्तान को 50-50% की बुनियाद पे हम काम करेंगे। अब आखिर में ये बताइएगा कि जो हम चूंकि माइंडसेट की बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की जहनीत जो है यहाँ पे हुक्मरान है, कि ये जो परवेज खटक साहब ने, साबिक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई एक क्रिमिनल जमात है। इससे पहले बहुत सारे लोग और भी इशारा दे चुके हैं कि ये बड़ी खराब पार्टी है और इस पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो डू यू थिंक कि इस किस्म के इकदामात करने से या इवन सोच से पाकिस्तान का कोई फायदा हो सकता है? क्या किसी को आप जबानी जमा खर्च के जरिए कहें कि ये क्रिमिनल पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है, उसको क्या खत्म किया जा सकता, खत्म किया जाना चाहिए? बिल्कुल साहब, 1970 के इलेक्शन में सूबा सरहद और सूबा बलूचिस्तान में एक पार्टी जीत के आई थी, उसका नाम था अवामी नेशनल पार्टी। वली खान उसके सरबराह थे और दोनों से हुकूमत बन गई थी। आपको पता है कि अकबर बुगटी साहब उनके साथ होते थे। अकबर बुगटी साहब से उन्होंने लाहौर के मोची दरवाजे में तकरीर करवाई थी 1974 में, और उन्होंने कहा था कि लंदन में एक प्लान बन गया है जिसमें अताउल्लाह मैंगल और ये लोग मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और बहुत बड़े गद्दार हैं, ये गद्दारों के ऊपर। जी। फिरोज खट्टर को नई बात नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि रूस से असला आ रहा है और वो इराक के सफारत खाने में मौजूद है। आपको याद होगा कि इराक के सफारत खाने वाला बड़ा बूम चला था, और फिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को तोड़ दिया गया था। अकबर बुगटी को गवर्नर लगा के आर्मी एक्शन शुरू किया गया था, और केपी के जो उस वक्त सूबा सरहद होता था उसकी गवर्नमेंट जो थी खुद खुद मुस्ताफी हो गई थी, और वो लोग पहाड़ों पर चले गए थे। 4 साल तक इंसर्जेंसी चली है, जी। हजारों एस्टेब्लिशमेंट वालों को नुकसान हुआ, हजारों। अवामी नेशनल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, किसी और ने नहीं, किसी फौजी ने नहीं, किसी सियासतदान ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलदम जमात करार दिया था, जिसके बाद आपको याद होगा एनडीपी। प्रवेश खट्टक सर, मुझे समझ नहीं आती कि एक दफा आपने एक तजर्बा कर लिया है, उस तजर्बे में आपको इतना नुकसान हुआ है कि आज तक आप उसके जख्म नहीं भर सके। आज तक आप बलूचिस्तान में जाते हैं, कोई बूढ़ा क्या कोई जवान मिल जाए, वो कहता है हमारे साथ 60s में ये हुआ था कि कुरान लेके हमें उतारा गया नवाब नरोज खान को कि कुरान है, 7 बच्चों को फांसी दे दी गई, नवाब नरोज खान जेल में मौत हो गया। जो 74 के अंदर हमने हमारे साथ ये सोचा है, हम इलेक्शन जीत के आए, तुम्हारी मेन स्ट्रीम में हमने आना शुरू किया। अताउल्लाह मैंगल की तकरीर है, मैं आपको बड़ी खौफनाक बात बता रहा हूँ, तकरीर है, मजीद निजामी साहब ने एक जलसा कराया था लाहौर के अंदर, तो उन्होंने कहा था देखें बात सुने, इस वक्त लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, अगर पाकिस्तान टूट भी गया और सिर्फ बलूचिस्तान रह गया तो मैं उसका नाम पाकिस्तान रखूंगा। अच्छा, इतने जज्बात थे ये उस कुछ वक्त, छोटी बात थी, इतनी तलखी थी। कुछ छोटी बात थी, हम्म। और हमने किया क्या उस बंदे के साथ बात। यानी बुनियादी तौर पे हम यही कह रहे हैं कि जो वो माइंडसेट, वो जहनीत जो पाकिस्तान पे मुसल्लत है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए आती है, चाहे वो रावलपिंडी के जरिए आती है, या हमारे जो बड़े सियासतदान हैं, जय्यद सियासतदान हैं, उनकी तरफ से, जिसका इजहार हमने
पीडीएम की हुकूमत के दौरान उन बिलों की सूरत में भी देखा जिस पे बिल्कुल बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ, एक्सप्रेस स्पीड के साथ मंजूर करवाया गया, और उसको उसका फिर दिफा भी करते रहे, बशमूल शहरी रहमान साहबा के, बहुत सारे पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के भी कुछ लोग सेनेट में उसके साथ शामिल थे। तो ये वो दोस्तों माइंडसेट है, वो जहनीत है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज बड़ी मखदूश हालात में है। अल्लाह करे कि इसमें से हम निकल पाएं, लेकिन जब तक ये जहनीत करेक्ट नहीं होगी, इसकी तसी नहीं होगी, उस वक्त तक शायद बड़ी तब्दीली शायद मुमकिन ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।